नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भरतपुर लाइव में। मैं हूं नीरज शर्मा। आज हमारे साथ हैं भरतपुर के वरिष्ठ इतिहासकार श्री रामवीर सिंह वर्मा जी, जिनसे हम चर्चा करेंगे भरतपुर के इतिहास के विषय में एवं इनकी लिखी हुई कुछ पुस्तकों के बारे में। तो देश भर में रजवाड़ों का एक अपना इतिहास रहा है। इसमें भरतपुर राजवंश के इतिहास को आप किस तरह और कहाँ तक अपनी छवि देखते हैं? देखिए, वर्तमान राजस्थान जो है राजपूताना के नाम से जो है चर्चित था और जाना जाता था, और यहाँ अधिकतर जो है राजपूत राजवंश का ही बोलबाला था। भरतपुर ही एकमात्र ऐसा राज्य था जिसको कि जाट राज्य का नाम दिया गया। भरतपुर राज्य कई मायनों में अद्भुत है और दूसरे राजपूताना के राज्यों से भी भिन्न है। पहली बात तो यह है कि जिस दिल्ली की ओर किसी भी शासक की नज़र उठाने की हिम्मत नहीं थी, उस दिल्ली का भाग्य एक बार नहीं कई बार भरतपुर की जनता के और भरतपुर के शासकों और जाट राजाओं के मुट्ठी में कैद रहा। दो बड़ी विशेषताएं भरतपुर राज्य की हैं। पहली विशेषता तो यह है कि अंग्रेजों से किसी ने भी युद्ध नहीं किया, जबकि 1805 में लॉर्ड लेक विश्व प्रसिद्ध सेनापति यहाँ भरतपुर के किले पर अपनी धूल चाट गया था और पराजय का उसको मुँह देखना पड़ा था। यद्यपि उसने 3 बार आक्रमण किया, लेकिन तीनों बार में से वो कभी भी सफल नहीं हो पाया, जो देश के किसी भी राजा को गौरव प्राप्त नहीं हुआ। दूसरा यह है कि दिल्ली की तरफ किसी भी हिंदुस्तान के राजा ने कूच नहीं किया, उस पर आक्रमण नहीं किया, और भरतपुर के वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल ने और महाराजा जवाहर सिंह जी ने दिल्ली पर एक नहीं कई बार आक्रमण करके उसके भविष्य को अपनी मुट्ठी में कैद किया। तो कई मायनों में भरतपुर है। और दूसरी बात यह है कि भरतपुर की जो सामाजिक, राष्ट्रीय और जो एकता है, सारी जो जातियों का मिला जुला जो संस्कृति है, वो हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। यहाँ जो दर्जा एक हरिजन को प्राप्त है, वो एक ब्राह्मण को प्राप्त रहा। यहाँ की सेना में ब्राह्मण सेनापति रहे, ब्राह्मण पुरोहित रहे, और जाटव जो जिनको कि जो है पहले जो है बड़ा एक नाम गंदा सा नाम जाटव कहा जाता था, चमार कहा जाता था, जो अनुसूचित जाति के लोग थे, वो इसके राज्य के खजाने के खजांची थे। तो ऐसा देश के किसी भी राज्य में ऐसा संभव नहीं था जो भरतपुर में। तो भरतपुर का जो इतिहास रहा है वो काफ़ी भिन्न रहा है और अन्य रजवाड़ों से। जी जी जी, अपने आप में स्वर्णिम इतिहास रहा है। जी बिल्कुल। तो क्या आपको नहीं लगता कि भरतपुर का जो इतिहास है, जो ये स्वर्णिम इतिहास है, वो एक क्षेत्र मात्र तक सिमट कर रह गया है? निश्चित रूप से पहले अंग्रेज इतिहासकारों ने तो इसलिए लेखन कार्य नहीं किया क्योंकि वो यहाँ के शासन व्यवस्था से, यहाँ के राजा महाराजाओं से ईर्ष्या करते थे, क्योंकि वो 1805 की जो है अपनी पराजय को नहीं भूल पाए थे। और रहा मुग़ल और मुस्लिम इतिहासकारों का, तो उन पर भी, चाहे वो अहमद शाह अब्दाली था या बाबर था, तो ये सारे लोगों से जो वहाँ के दिल्ली पर जो शासन करते थे और जो फतेहपुर सीकरी और आगरा के जो बादशाह थे, उनसे भी इन लोगों ने लोहा लिया है। तो इसलिए दोनों धर्मों के इतिहासकारों ने यहाँ के राज्य की और यहाँ के शासकों की और यहाँ की जनता की उपेक्षा की, जो वास्तव में बड़ी दुखद है, और उसकी पीड़ा हम आज तक भोग रहे हैं। तो इसका मुख्य रूप से कारण आप क्या समझते हैं कि भरतपुर के रजवाड़ों या राजवंशों के पास साहित्यकारों की कमी थी जो उस समय उनकी गाथाओं को सही तरीके से लिख नहीं पाए? निश्चित रूप से जिस तरह से राजपूत अपने यहाँ चाट और भारण और जो है चारण और भाट लोग रखा करते थे, यहाँ के जो है राज्य के संचालकों ने, यहाँ के राजाओं ने निश्चित रूप से लेखकों, कवियों को और साहित्यकारों को उतनी शरण नहीं दी जितनी कि उनको दी जानी चाहिए थी। मैं आपको एक उदाहरण चित्तौड़गढ़ का देता हूँ कि हल्दी घाटी का युद्ध मात्र 2.5 घंटे का है, और उसमें इतिहासकारों ने महाराणा प्रताप की इतनी यशोगाथा, निश्चित रूप से वो राष्ट्रभक्त थे, वीर थे, योद्धा थे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन 2.5 घंटे के युद्ध को इतना महान बता करके और उनके घोड़े चेतक को भी महान बता दिया। ये और चाट और भारण और कवियों की तो देन है। यदि अगर यहाँ ले दे करके भरतपुर में यदि अगर कोई कवि हुआ तो वो सूदन हुआ, और उसके सूदन का जो है ट्रांसलेशन जो ब्रिज में है, ब्रिज में लिखा हुआ है, थोड़ा महाकाव्य है वो, यदि अगर उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हो जाता तो निश्चित रूप से दुनिया में भरतपुर के भी और उजागर करने का जो है अवसर मिलता। जी, मैं जानना चाहूँगा सर, ये इतिहास लिखने में जो आपकी रुचि
लेखन की बात कर रहे हैं यहाँ सिर्फ कि इतिहास लिखने में जो रुचि आपकी जागी रिटायरमेंट के बाद ही स्पेसिफिकली था या उससे पहले भी आप लगातार लिखते आ रहे थे? देखिए, मेरे पूर्वज ठाकुर देसराज जो जाट इतिहास के अन्वेषणकर्ता और प्रथम जाट इतिहास को लिखने वाले थे, सिख इतिहास भी उन्होंने लिखा, बुद्ध से पूर्व का भारत भी लिखा, बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और भरतपुर की राज्य परिषद में वो जो है रेवेन्यू मिनिस्टर भी रहे। उनसे बचपन में मेरा उनका सानिध्य रहा और वो उनका साहित्य में और लेखन में रुचि थी, तो उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि मैं उनकी जो संतति है, उनकी धरोहर है, जो इतिहास लेखन का काम है, उसको मैं पूरा करूं। उनकी प्रेरणा से मैं आज जो है लगभग 1982 से लेखन कार्य कर रहा हूं। मेरा पहला जो जाटों का गौरवशाली इतिहास है वो सन 1990 में प्रकाशित हुआ। ये पहली पुस्तक थी? पहली पुस्तक थी जो जाटों का गौरवशाली इतिहास भाग 1 जो है, और अब 2016 में जो है दूसरा भाग प्रकाशित हुआ है। और भरतपुर का इतिहास मैंने जो है 2004 में लिख दिया था, और लोहागढ़ की यशोगाथा और पांडव वंश का इतिहास, उडला पांडव वंश का इतिहास, महाराजा सवाई जवाहर सिंह और उनका युग, और जो ग्रंथ हैं वो जिनके लगभग मेरे अभी तक 14 ग्रंथ जो है प्रकाशित हो चुके हैं। 15वां अभी दिसंबर तक और पब्लिश हो जाएगा। वो है भरतपुर संस्थापक रुस्तम सोगरिया के वीर योद्धा पुत्र खेमगढ़ सोगरिया पर, जिसने भरतपुर की स्थापना की थी, और भरतपुर राज्य के जो संस्थापक हैं और वो थे महाराजा सूरजमल बदन सिंह जी। इसलिए उन पर जो है लेखकों ने बहुत कम लिखा है। ये लिखा है उन्होंने कि भरतपुर की स्थापना रुस्तम सोगरिया ने की थी, तो लेकिन भरतपुर राज्य की स्थापना महाराजा सूरजमल ने और उनके पिता महाराजा बदन सिंह जी ने की। तो मेरी रुचि जो है बचपन से इतिहास की ओर था, और इतिहास का मैं विद्यार्थी रहा, तो इतिहास और जो है मेरा प्रिय विषय रहा है। इसलिए मैंने इतिहास पर ज़्यादा काम किया है, और अभी भी मैं कम से कम 24 घंटे में 12 घंटे और 13 घंटे इतिहास लेखन में अपना समय व्यतीत करता हूँ। ये बहुत उत्तम सर। ये आपने अभी तक जो 14 पुस्तक लिखी हैं, इनमें से अधिकांश भरतपुर के इतिहास को लेकर हैं, लेकिन यहाँ के लोगों की जो रुचि है अपने इस गौरवशाली इतिहास के प्रति, वो कितने जागरूक हैं इस इतिहास के लिए? मेरा एक भरतपुर गौरव प्रकाशन हुआ। भरतपुर गौरव में मैंने वो उसमें जाटों का नहीं, सारी जातियों के लोगों को समन्वय रखा। उसमें ब्राह्मण भी थे, उसमें वैश्य समाज के लोग भी थे, उसमें और अदर कास्ट के लोग भी थे, जाटों का भी था। मैंने ज़्यादातर जो है भरतपुर पे इतिहास पर काम किया है, लेकिन जाटों पर मैंने बहुत काम किया है, क्योंकि भरतपुर को और जाटों को अलग करके भरतपुर को नहीं देखा जा सकता, क्योंकि भरतपुर में जाट जो है उनकी आत्मा है। मतलब हिंदुस्तान का ये पहला राज्य है भरतपुर, जहाँ का राजा और शासित जनता एक जाति की है, यानी जाट है। लेकिन कभी भी जाति भेद या वर्ग भेद की भावना यहाँ जो है, अब आप देखिए कि 1733 में भरतपुर राज्य की स्थापना हुई। 1733 से लेके और आज 2020 तक कभी भी जातीय आधार पर आपस में एक दूसरे का कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट या कोई संघर्ष नहीं हुआ है। तो ये यहाँ के शासकों की दूरदर्शिता के लिए आप देखिए कितना बड़ा प्रभावित करते हैं। हिंदुस्तान में कोई उदाहरण नहीं मिल सकता कि लक्ष्मण मंदिर और गंगा मंदिर के बीच में जामा मस्जिद का होना, ये हिंदुस्तान में कहीं भी, इससे धार्मिक सांप्रदायिक सद्भाव का एक उदाहरण कोई मिल ही नहीं सकता। वो यहाँ के शासकों की बहुत बड़ी सोच थी कि हम जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैनी सारे धर्मों के लोगों को लेकर के, आप देखिए उन्होंने गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर बनाए तो मस्जिद भी बनवाई, और उन्होंने देखिए तो मस्जिद बनवाई तो जैन मंदिर और बहुत जैन मंदिरों का निर्माण भी किया। आप देखेंगे भरतपुर के अंदर कम से कम 7 और 8 जैन मंदिर हैं जो कि भरतपुर के शासकों द्वारा पोषित होते रहे। तो सारे धर्मों को लेके साथ चलना और सारी जनता को साथ लेके चलना यहाँ के शासकों की बहुत बड़ी सोच रही है। जी, तो युवा कितना जागरूक है अपने इस इतिहास के प्रति? क्या युवा उत्सुक रहता है इस तरह की पुस्तक या फिर प्रकाशन पढ़ने के लिए? पहले टीवी ने और अब सोशल मीडिया ने कुछ ऐसा किया कि प्रिंट मीडिया पर जो है और पुस्तकों लेख पढ़ने पर बच्चों का, भावी पीढ़ी का, यानी वर्तमान जो युवा पीढ़ी है उसका ध्यान बहुत कम है। आप देखते हैं कि जहाँ कहीं भी आपको मिलोगे तो 24 घंटा उसको मोबाइल को लगे रहते हैं। तो यानी वो
जो क्या है, इसमें कई चीज़ें आती हैं, बहुत नई जानकारियाँ भी आती हैं। मुझे भी मेरा बेटा मुझे जब कभी दिखाता है तो मैं देखता हूँ, हालांकि मैं ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ इसमें मोबाइल में, लेकिन बहुत सारी जानकारियाँ हैं, लेकिन बड़ी आधी अधूरी अधकचरी जानकारियाँ हैं। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर ऐसा रख दिया है और हमारे युवा जो उसी को सब कुछ समझ लेते हैं कि ये वास्तव में सही है। वो कहते हैं कि उसमें फेसबुक पे है ये, और या किसी दूसरे ऐप पर है ये आया है, जबकि उसके अंदर बहुत यूजफुल होता है। क्योंकि उसको तो आप चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन प्रिंट मीडिया को आप चैलेंज कर सकते हैं अगर किसी लेखक ने कोई गलत तथ्य दिया है। क्योंकि लेखक बिना अन्वेषण के, बिना परीक्षण के, बिना सत्यता की कसौटी पर कसे हुए कोई भी लेखन कार्य नहीं कर सकता। यदि अगर वो ऐसा करता है तो वो पीत पत्रकारिता की दृष्टि माना जाता है और वो उसको कोई वेटेज या कोई भी जो है मजबूती जो है प्रदान नहीं की। जी, तो जैसा कि आपने काफ़ी कंटेंट, काफ़ी चीज़ें लिखी हैं इतिहास के बारे में, तो यहाँ का सरकार या फिर स्थानीय प्रशासन की किसी प्रकार की कोई सहायता आपको प्राप्त हुई अब तक के लेखन जो कार्य रहा है आपका इसमें? नहीं, इतिहास मुझे कहीं बिल्कुल भी नहीं रही। हिंदी प्राचीनी सभा जो कोचीन है उसने अवश्य मुझको जो है सम्मानित किया था 1999 में, और उन्होंने मुझे आर्थिक सहायता जो है 31,000 रुपये उस वक्त दिया था। हिंदी प्राचीन सभा कोचीन में है, और वहाँ हमारे एक धारा सिंह जी हैं जो भरतपुर के रहने वाले थे, वो MLA थे वहाँ की असेंबली में, उन्होंने पिना दी थी। और VD जप्ती जो उपराष्ट्रपति थे वो उस संस्था के उस वक्त अध्यक्ष थे। तो वहाँ की बाकी का मुझे जो है शिक्षण के क्षेत्र में राज्यपाल द्वारा जो अवार्ड मिला वो कुछ राशि मिली मुझे, वो शिक्षण के क्षेत्र के लिए मिली। और राष्ट्रपति द्वारा जब मुझे पुरस्कृत किया तो 41,000 रुपये की जो राशि मिली तो वो भी शिक्षण के क्षेत्र के लिए था। लेकिन लेखन के क्षेत्र में मुझे न सरकार से कभी कोई सहायता मिली है और न मैंने कभी सरकार से कोई याचना ही की है कि मुझे कोई दिया जाए। हाँ, निश्चित रूप से जो है कुछ प्रकाशन हैं वो जो अब जब मेरी 14 किताबें छपी हैं तो वो मेरे प्रकाशन से काफ़ी प्रभावित हुए हैं, और वो जो है पब्लिशर्स ये कह रहे हैं कि आप इन सब्जेक्ट्स पर, जैसे अभी मेरा एक साहित्यकार हैं जयपुर में, उन्होंने कहा कि आप इस पर भारत में जातियों का जंजाल, पूरा देश जातिवाद में जकड़ा हुआ है और जातिवाद की भयंकरता को देखते हुए देश के विद्वान चिंतित हैं, साहित्यकार चिंतित हैं, लेखक चिंतित हैं, साहित्यकार चिंतित हैं। तो मैंने उस पर लेखन कार्य किया है। करीब 60% काम हो गया है कि भारतीयों में जातियों का प्रादुर्भाव कैसे हुआ और ये जंजाल आज वैमनस्यता के रूप में या एक राजनीतिक जो है परिदृश्य के अंदर अपने राजनीतिक लाभ के लिए किस तरह से फैलाया गया है, जिसका समाज को किस तरह से विघटन हो रहा है और समाज में दोष फैल रहा है, उस पर मैंने लेखन कार्य किया। जी, तो चूँकि आप एक लंबे समय तक शिक्षक भी रहे हैं इतिहास विषय के, तो सर जानना चाहूँगा मैं, पुस्तकों में जो जिस तरह से आप इतिहास पढ़ाते रहे हैं या आज के समय में पढ़ाया जा रहा है, तो ये आप इसको नई शिक्षा प्रणाली के हिसाब से किस तरह का बदलाव देखते हैं इसमें, या फिर किस तरह का बदलाव होना चाहिए? कि जो इतिहास का जो लेखन हुआ भारतवर्ष के अंदर अधिकतर विदेशियों को कोट किया जाता है। जितने भी राइटर्स पहले के हुए हैं और विदेशियों ने वो नहीं लिखा जो सच है, बल्कि उनको जो अच्छा लगा वो लिखा, अपनी सुविधा के अनुसार उन्होंने लिखा। इसलिए उसमें आज संशोधन की और आज उसमें सही करने की जो है बहुत बड़ी आवश्यकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जिनका के व्यक्ति के जीवन से कोई लेना देना नहीं है, कोई उसमें सार्थकता नहीं है, कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए आज नई शिक्षा प्रणाली जो आ रही है तो वो जैसे यदि अगर आप काम नहीं करेंगे, आप टेक्नीशियन नहीं बनेंगे, आधुनिक शिक्षा का प्रसार करके बालकों का जो है पूरा का पूरा उत्थान नहीं करेंगे तो वो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। और हमारे जो बच्चों का जो कौशल है और जो उनमें जो एक वो होना चाहिए कौशलता, वो उसका प्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए आज जो लेखन है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर होना चाहिए। बिना वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आप यदि अगर उसको लिखते हो पुरातन पंथी होकर के, तो उस लेखन का मैं समझता हूँ आज में कोई सार्थकता नहीं है, वो भावी पीढ़ी के लिए कोई मार्गदर्शन नहीं देता। तो सर, ये जो केंद्र सरकार की नई जो शिक्षा नीति अभी आई है, जिस पर अभी जो काफ़ी बहुचर्चित है, सब जगह बातें हो रही हैं, तो इससे आप क्या समझते हैं, किस तरह से शिक्षा का स्तर सुधरेगा या बदलेगा? देखो, मैं चूँकि शिक्षण के व्यवसाय से जुड़ा रहा हूँ और शिक्षक और राज्य कर्मचारी महासंघों का
जिले से लेकर के और राज्य तक का पदाधिकारी रहा हूँ, आंदोलनों में भाग लिया है। देखिए, हमारे शिक्षाविदों ने और हमारी सरकारों ने इस एजुकेशन को एक तरह से लेबोरेटरी जो है परीक्षण का केंद्र बना दिया है। कभी ये कहते हैं कि एजुकेशन जो है शिक्षा शिक्षक प्रधान होनी चाहिए, कभी कहते हैं कि ये शिक्षा जो है बालक प्रधान होनी चाहिए, कभी कहते हैं कि शिक्षा ये पाठ्यक्रम यानी सिलेबस के आधार पर होनी चाहिए। तो अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे हैं शिक्षाविद, और वही मैकाले की शिक्षा पद्धति, वही अंग्रेजों के टाइम की परीक्षा थी, उसी पटरी पर चल रहे हैं। जबकि स्वतंत्र लेखकों को, इतिहासकारों को, साहित्यकारों को, शिक्षाविदों को आमंत्रित करके उस बनाया जाए। निश्चित रूप से वर्तमान जो शिक्षा पद्धति आई है, नवीन शिक्षा पद्धति, इस पर काफ़ी विरोध भी हो रहा है और समर्थन भी हो रहा है, क्योंकि उसमें जो कमियां रह रही हैं उनकी ओर शिक्षाविद और साहित्यकार जो सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो शिक्षाविद हैं और हमारे जो सरकार के नुमाइंदे हैं, वो सरकारी तंत्र है, उस पर ध्यान देगा और ऐसी रोजगार परक शिक्षा जिससे आदमी को एम्प्लॉयमेंट मिले, रोजगार मिले और अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए पहल करें। अब आप देखिए, मॉरल एजुकेशन तो पढ़ाई नहीं जा रही। अब आप देखिए, बच्चा या तो वो डॉक्टर बनना चाहता है या इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन वो एक भारतीय और एक जो है अच्छा इंसान नहीं बनना चाहता। तो हमारा बालकों का आप देखिए, बुजुर्ग पीढ़ी से, अपने माँ बाप से इतनी दूरी हो गई है कि हम जो है छात्र जो है शिक्षक से आत्मीय संबंध नहीं रख पा रहा है, माँ बाप पेरेंट्स जो है अपने बच्चों से नहीं रख पा रहे हैं। ये हमारी जो पहली शिक्षा जो नीति चली है, जो शिक्षा सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम है, ये उसका दोष है। उस दोष को निकालना पड़ेगा और सबसे पहले भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का ज्ञान हमको बालकों को कराना पड़ेगा, ताकि हमारा एक शिक्षित और संगठित भारत का निर्माण हो सके। धन्यवाद वर्मा जी, आपसे काफ़ी गहन और ज्ञानवर्धक चर्चा रही इस विषय पर। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं भरतपुर लाइव ऐप पर, तो हमसे जुड़े रहें। हम इस तरह के ऐप वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।